वो वाला डंडा नहीं, आँख से आँख मिला करके मैं चल सकूं। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज़। आज मेरे मेहमान हैं कर्नल अजय कोठियाल। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वकील भाई, यहाँ पे आने का और हमको इसमें आमंत्रित करने का। कर्नल साहब, आप को अगर मैं कर्नल अजय कोठियाल कहूँ ये अच्छा लगेगा जो आपका पुराना नाम आपके माँ बाप ने दिया था वो अच्छा लगता है? ये सब डिपेंड करता है किसके मुंह से निकल रहा है। अब मेरे जो यार दोस्त हैं वो मेरे को बल्ली भाई ही बोलते हैं। मेरे पिताजी जो है मेरे को बल्ली बोलते हैं। जब कोई बाहर से आता है तो ऐसा नहीं है कि वो नाम बदली करते हैं अजय कोठियाल। तो ये तो भावनाएं होती हैं। असली नाम हमारा बल्ली है बचपन से। अजय कोठियाल हमारा मतलब एक जो नाम रजिस्टर्ड होता है। जी जी जी। और क्योंकि आर्मी में गए और रिटायर हुए कर्नल थे तो कर्नल अजय कोठियाल बन गए। अब उसके पीछे रिटायर्ड भी लग गया है पर वो बोला नहीं जाता है। तो कोई आप जिस नाम से अच्छा लगता है वो आप भी उस नाम से बोल सकते हैं। अजय का मतलब क्या क्या समझूं मैं, क्या है, क्या मायने है इसका? मायना तो उसका बोलते हैं कि जिसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन इन मायनों से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो हाथों में जो लकीरें हैं ना उससे ज़्यादा बंद करके कैसे जज्बे के साथ आप किसी चीज़ को कर सको, तब जा कर के आपके नाम का असली मकसद निकलता है। कोशिश करते रहता हूँ। कई बार जोश भी आता है कि ठीक हो रहा है, कई बार थोड़ी चिंताएं भी होती हैं कि कितना करने की कोशिश करूँगा और कितना हो सकता है। तो मायने निकालना अपने कर्म के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अच्छा, कर्म तो करते हैं लेकिन फल की इच्छा भी करते हैं क्या आप? फल की इच्छा नहीं, लेकिन मतलब जब आपने भी पढ़ाई करी है, आपसे हम बात कर रहे थे, इतने बढ़िया जगह से आपने तालीम ली है, जामिया मिलिया इस्लामिया से, जहाँ के कि सब मतलब अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग निकलते हैं। तो पीठ पे थपथपाई जब टीचर भी बोलता है या आंख से आंख देख के बोलता है गुड बेटा, अच्छा तो लगता है ना। अच्छा लगता है। हम्म। अच्छा, ये अचानक जो एक राजनीति के अंदर आपका आना, तो जितनी भी अपने प्रदेश की जो आवाम है उसके अंदर क्या संदेश जा रहा है? अचानक क्या हुआ है कि ये अचानक नहीं है। पहले तो हम आर्मी में थे। अब आर्मी का बैकग्राउंड ना थोड़ा ऐसा रहता है कि एक कल्चर ही अलग है, माहौल अलग है। आप 10 महीने 11 महीने उसी माहौल में रहते हो। एक महीने के लिए आप आते भी हो छुट्टी, तो घर परिवार रिश्तेदार या कैसे माहौल बदली हो रहे हैं वो देखने में ही आप खुश रहते हो। अब हम 2013 में आए पोस्टिंग उत्तरकाशी में, प्रधानाचार्य नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद में कुछ ऐसे सिचुएशंस आते रहे कि हमको कहीं समाज के साथ में इन्वॉल्व होने में मतलब होना शुरू हो गया। केदारनाथ पुनर्निर्माण था तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट था। फिर पहाड़ों में कहीं ना डिज़ास्टर आते रहते हैं। एनआईएम का एक रोल है डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की ट्रेनिंग, रेस्क्यू सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस कैसे करे जाते हैं उनकी करना, तो हमारा रोल उनके साथ रहा। समाज से इंटरेक्शन बढ़ता गया। फिर उसके बाद हमने एक संस्था खोली, चैरिटेबल ट्रस्ट यूथ फाउंडेशन, जो कि मतलब यूनिफॉर्म फोर्सेस, आर्मी नेवी एयरफोर्स पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट, इसमें लड़कों को रोज़गार देने वाली होगी। लोगों से इंटरेक्शन हमारा हुआ। कहीं हमारे को अच्छे डॉक्टर्स मिले दिल्ली के, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं। एम्स है, राम मनोहर लोहिया है, लेडी हार्डिंग्स है, डॉक्टर कलावती है। अब वो डॉक्टर्स के जरिए हमने यहाँ से कुछ बहुत जो सीरियस क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं उनका एक सिस्टम बनाया इलाज कराने का दिल्ली में। तो ये समाज से जुड़ना शुरू हो गया। अब क्योंकि हमको ये चीज़ अच्छी लगी, हमारी मदर जो इसी जगह बैठती थी जहाँ आज हम बैठे हैं, कोई मतलब 3 साल हो गए करीब, अच्छा अब वो अच्छा। नहीं रही। उनकी इच्छा होती थी कि बेटे ठीक है, तूने एक बात तो हमारी मानी नहीं कि शादी नहीं करी, अब तू ये कर कि कुछ ना कुछ तेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा समाज की तरफ होते रहने चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें देखते हुए मेरे को लगा कि ये एक अच्छी चीज़ें इन रिस्पॉन्स आ रहा है। तो हमें समझ में आया साथ में कि अ, जिसे पॉलिटिक्स बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं, उस प्लेटफॉर्म से शायद हम इसको ना 10 गुना और ज़्यादा और 10 गुना कम समय में मतलब इसे वो कर सकते हैं। तो तब हमारा फिर ना ये पॉलिटिक्स की तरफ आना शुरू हुआ। तो ये अच्छा, ये जो प्रेरणा आपको मदर से मिली या कोई ऐसा अनुभव आपकी लाइफ के अंदर या समाज में रहते हुए या सेवा करते हुए या तब आया कि आपको जो है ना अब कुछ और प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैदान में आकर लोगों के लिए कुछ काम करना चाहिए? काम करना चाहिए, ये तो हमारे ना घर से परिवार से चलता आ रहा है। ठीक है। हमारे दादाजी थे, उन्होंने कहते हैं वो डब्बों में सिक्के होते थे, वो सिक्के बांटते थे डब्बों में। सेठ जी बोलते थे उनको, मतलब क्योंकि बांटने में ही सब कुछ चला उनका, तो सब जानते भी थे। हमारे पिताजी ने पूरे टाइम अपना मतलब पहले सिपाही भर्ती हुए गढ़वाल राइफल में, उसके बाद अपनी मेहनत से सिख रेजिमेंट में गए
इंडियन आर्मी में ऑफिसर, उसके बाद बीएसएफ में गए, आईजी रिटायर हुए। उन्होंने पूरे टाइम हमेशा चैरिटी करी है। तो ये मेरे को लगता है चैरिटी हमारे यहाँ कुछ ऐसा था कि एक सिस्टम है, घर का हिस्सा है। तो हमने भी शुरू से वो देखा, तो हम भी उसी चीज़ में लगे रहे। प्रेरणा मम्मी की भी थी, फादर की भी थी, रिश्तेदारों की थी। बाद में जब कुछ चीज़ें ऐसी करनी शुरू करी जो कामयाब मॉडल दिखने लगे, लोगों की इच्छाएं हमारी तरफ बढ़ी, लोगों की अपेक्षाएं हुई यूथ की कि सर हमारे में तो ताकत है, आप अगर इतने एक्सपीरियंस्ड हो और हम आपकी आंख में घूर के देख रहे हैं तो आप कम से कम हमें गाइडेंस तो करो। आप गाइडेंस करोगे हम निकल जाएंगे, हम कहीं अच्छे मतलब तरक्की की चीज़ करेंगे। तो ये सब प्रेरणा है ना ऐसे करके जो मेरे को लगता है हमारे साथ बनी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के अंदर ही आकर आपने क्यों सोचा कि हाँ, यहाँ से मैं अपने लोगों की या आवाम की काफ़ी कुछ मदद कर सकता हूँ? यहाँ पे जो मैं कह रहा ना 2013 में जब आए, उससे पहले हम रहने वाले उत्तराखंड के हैं, लेकिन जब तक आप ज़मीन में बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आती। अब मैं गढ़वाल राइफल से हूँ, मैं गढ़वाल का कल्चर समझ सकता हूँ क्योंकि पहले तो यहाँ का रहने वाला था, फिर ऊपर से गया भी गढ़वाल राइफल में। सारे लड़के जितने काम मतलब ऑफिसर जेसीओ, ऑफिसर नहीं जेसीओ जवान जितने थे वो सारे उत्तराखंड के थे। मैं सोचता था कि सब पता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद में कई चीज़ें ना जब समझ में आनी शुरू हुई तो उसमें मेरे को देखा कि आज जो इश्यूज आते हैं, क्यों पहाड़ में चैलेंजेस आ रहे हैं। मैं जब बचपन में पहाड़ जाता था, 1 महीने की जब छुट्टी होती थी तो हम सारा हमारा ख़ानदान इकट्ठा होता था, 60-70 लोग। तो हम ना उछल कूद करते थे, मज़े आते थे, जंगलों में घूम रहे हैं, नदी में कूद रहे हैं, छोटी छोटी पहाड़ की नदियाँ छोटी छोटी होती हैं, खेतों में वो हल लगाने की कोशिश कर रहे हैं चाचाओं के साथ में। आज वो मैं वहाँ पे भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि सारा खाली हो रखा है। क्यों खाली हो रखा है? क्योंकि आज वो बेसिक एजुकेशन कहीं ना कहीं मिस कर रही है, कहीं हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो आज नेग्लिजिबल है। युवा इतना स्ट्रांग है लेकिन, और वैकेंसीज भी हैं, और रोज़गार के ना खाली सरकारी नहीं वैसे भी इतने तरीके हैं, वो सारे आज ऐसी फालतू बैठे हैं। यहाँ का जो बिजली है, पानी यहाँ से जा रहा है, उसी से बिजली जनरेट हो रही है, वो दिल्ली में जा कर के हो रही है। तो मेरे को फिर मैं देखता रहा कैसे कैसे ये चीज़ें हैं। अच्छा, तब समझ में आया कि आम आदमी पार्टी ने ये सब साबित कर रखा है, ये मॉडल दिल्ली में। तो हमें लगा कि क्यों नहीं उस मॉडल को यहाँ पे रेप्लिकेट करने के लिए आम आदमी पार्टी को रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि यहाँ पे आओ। अच्छा, आपको नहीं लगता कर्नल साहब के यहाँ के खेत की जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है? 20 साल का अरसा कम नहीं होता उत्तराखंड बने हुए, तकलीफ होती है। मतलब अब खेत की बाढ़ का क्या मतलब हो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। जी, देखो, उत्तराखंड है तो यहाँ के तो लोग हम ही हैं। अच्छाई होगी तो हम करेंगे, अच्छाई नहीं होगी तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी होगी। 20 साल पहले मेरे को आपने जैसे बोला, 20 साल पहले मैं दिल्ली में था, इंडियन आर्मी का पहला एक्सपीडिशन जा रहा था माउंट एवरेस्ट के लिए, हमारा सिलेक्शन हो रहा था। तो 9 नवंबर मेरे को याद है कि मेरी इच्छा थी कि मैं किसी भी तरीके से बस में बैठ करके जब उत्तराखंड की घोषणा हो रही होगी, मैं ना उत्तराखंड की कहीं ज़मीन पे मेरा पाँव हो तो वो ना रोंगटे मेरे खड़े करेगा। और मैं उस दिन पहुंचा भी। अंदर से जज्बा तो सबके होता ही है, अपनी जगह के लिए होता है, लेकिन वो 20 साल के बाद आज भी मतलब दुख भी होता है कि वही औरत जिसका बच्चा मेरे कैंप से भर्ती होकर के निकल रखा है, वो पहाड़ में चढ़ रही है बेचारी, और ऊपर चढ़ के ना थोड़ा फिसली, अपने आप इलाज उसका हो सकता है, लेकिन वो बेसिक चीज़ नहीं हुई और वो मर गई। प्रसव जो है, प्रसव के दौरान अगर पहाड़ की महिला जो इतनी स्ट्रांग होती है, उसको खाली उस टाइम पे ना थोड़े सपोर्ट की ज़रूरत होती है, 2.5 माह का सपोर्ट। उसको अगर इतना सा भी मेडिकल का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है तो मतलब मेरे को तो पक्का 20 साल वाली कहानी दिखती है। अब वो अपना ही खेत की बाढ़ है या क्या है, लेकिन हम लोगों ने ही बनाना है, और अगर ख़राब अगर हो रहा है तो हम लोग उसके 100% कारण है। सर, राजनीति क्या वाकई बहुत अच्छी चीज़ है जो ये प्लेटफॉर्म आपने चुना है कि इससे मैं लोगों की मदद कर पाऊँगा, और आम आदमी पार्टी के बैनर तले आपने ये मुहिम चलाई है। वो थे ना फेमस आदमी नंदन नीलंकानी जी, उनको जब वो सीईओ थे अपने, उसके जो हेड थे पहले, तो उनको एक अंग्रेज ने बोला था कि कितना बढ़िया ऑफिस है। जब एक विदेशी आया था अमेरिकन, आपके ऑफिस में घुसा, गेट से जैसे ही अंदर घुसा तो इतना बढ़िया खेती बाड़ी, फल ये पौधे फूल लग रखे हैं, तितलियां आ रही हैं, चिड़ियाँ आ रही हैं इसमें। कहते हैं अंदर घुसा, वो रिसेप्शन में एक लेडी बैठी थी, उसने एक कार्ड टांग दिया जैसे आपने कार्ड लगा रखा है, बस वो कार्ड गाइड करता रहा, मैं आपके ऑफिस में पहुँच गया। ऑफिस में देखता हूँ कोई फाइल नहीं, मतलब ये सिस्टम तो इतना अच्छा है। वो तो नीलंकानी जी बोलते हैं मिस्टर सो एंड सो थैंक यू। वो कहते हैं लेकिन वो बाहर का क्या है,
कि जब मैं एयरपोर्ट में उतरा और आपके ऑफिस तक पहुंचा हूँ 70 किलोमीटर की सड़क, सबसे बढ़िया मर्सिडीज़ आपने भेजी थी। बड़े बड़े गड्ढे जगह रास्ते में, बिजली की तारें मेरे को ऐसे दिख रही थी, पता नहीं क्या होने वाला है। मिस्टर मुर्गा जो है वो उसी टाइम क्रॉस कर रहा था जब हम आगे जा रहे थे। गाय घूम रही थी, गाय बैल। फिर मेरे को एक पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रोकी, ड्राइवर ने एक चुंगी का तरीके से पैसे दिए। उसने पीछे देख लिया अचानक, अरे अंग्रेज बैठा है। वो कहता 500 रुपये नहीं 2000 रुपये दे। कहता ये क्या है? तो नंदन नीलंगानी बोलते हैं वो ना, बाहर तो पॉलिटिक्स है। तब वो विदेशी बोलता है उसको, तो आप यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? फिर जाओ और पॉलिटिक्स ज्वाइन करो और ठीक करने की कोशिश करो। कर्नल साहब, दो तीन चीज़ें हैं जो उत्तराखंड के अंदर एक अहम मैं मानता हूँ अपने हिसाब से। चिकित्सा है और रोज़गार है। दूसरे ये कि पलायन है। पलायन कहीं मजबूरी में होता है, कहीं आदमी इरादेतन भी करता है, लेकिन वो इतना फैक्टर नहीं करती जितना मेन चीज़ एजुकेशन और चिकित्सा करती है। जो जो दिल्ली का मॉडल है केजरीवाल जी का, तो यहाँ की जो जनता है आप लोगों की बात समझ पाएगी कि हाँ हम भी जो मॉडल है और उसको अडोप्ट करें और हमारे अंदर खुशहाली आ सकती है? तो आम आदमी पार्टी की एक जिम्मेदार भूमिका में आप हैं इस वक्त, जैसा कि उत्तराखंड की जनता देख रही है। मैं अगले सवाल में दूसरी चीज़ भी रखूँगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ की जनता को आप लोग समझा पाएंगे कि हाँ हम ये करेंगे, हमारे पास ये चीज़ है? यहाँ के जो पहाड़ में जो लोग हैं, पहाड़ क्या उत्तराखंड में जो लोग हैं समझदार हैं। उनको खाली बताना है। अगर मैं बोलूँगा मैं लेके आऊँगा एजुकेशन स्कीम, वो कहेंगे क्या बात कर रहा है यार। मैं उनको बोलूँगा कि जब मैंने एजुकेशन के बारे में सोचा कि कैसे उत्तराखंड में अच्छी आ सकती है, तो मैं सीधा दिल्ली में ही चला गया उस स्कूल में जो कि आज बोला जाता है कि अच्छा है। जब अंदर गया तो वाकई में मेरे को एक अलग सा वो दिखा। इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ सुथरा, टॉयलेट्स अच्छे, स्कूल की क्लासेस, मतलब एक बच्चे को लगे कि मज़ा आ रहा है। बाहर जो स्पोर्ट्स की वो है फैसिलिटीज़, सब तरीके के स्विमिंग पूल है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में। जब मलिन बस्ती के बच्चे आ रहे हैं तो ना वो एक जो पियोन लेडी है वहाँ पे साफ़ सुथरी खड़ी है, उन सबको एक साथ रखती है, उनको पहले बाथरूम में ले जाती है, नहलाती है, साफ़ सुथरे कपड़े पहनाती है, वो क्लास में बैठते हैं। खाने के टाइम पे सब डिसिप्लिन से एक लाइन में आते हैं। ये नहीं कि पहली बार ही प्लेट भर ली, रिक्वायर्ड खाया, प्लेट में बिल्कुल नहीं छोटा जा रहा है। ये सब वो सीख करके घर पे, चाहे मलिन बस्ती में रह रहे हैं, लेकिन उनको तो साफ़ सफाई, बेसिक हाइजीन, एक डेवलप जो ग्रोथ होती है यूथ की, चाइल्ड की, वो सबका सब मिल रहा है। अगर मैं ये चीज़ दिखाऊंगा, बताऊंगा, तो क्यों नहीं सबको समझ में आएगा। सबको दिख तो रहा है स्कूल खाली है। मैं उनको बता रहा हूँ भरने का तरीका कोई नई चीज़ नहीं है। खाली शायद फ़र्क ये होगा, यहाँ पे ना वहाँ पे होती होगी बस, एक बस चलती होगी एक जगह से और सीधा स्कूल में आती होगी सबको लेकर के, क्योंकि प्लेन का इलाका है। अच्छा, कर्नल साहब, ये जो आपने अपना एक तरीका मुझे बताया, इससे पहले कई गवर्नमेंट जो है ना इन सब चीज़ों पर काम भी कर रही हैं। मिसाल के तौर पर मिड डे मील योजना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मिड डे मील योजना में कुछ अनुभवी और कुछ सोशल एक्टिविस्ट से जो मेरी बात हुई है, उनका कहना ये है कि ये तो सिर्फ इसलिए है कि इनको वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाए और इनका पढ़ाई का जो स्टेटस है वो सिर्फ वहीं तक रखा जाए कि प्लेट लेके आएँ और खाना खाएं। आपका अपना तरीका क्या रहेगा, जबकि दो नेशनल पार्टियों का सामना आप लोगों से है, चुनौतियां हैं? मैं खाली मिड डे मील नहीं, मैं तो पूरी होलसम एक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। उसमें मिड डे मील भी एक हिस्सा है। एक किसी का कैरेक्टर बिल्डिंग की अगर बात करें तो ये सब चीज़ें जो उस स्कूल में बताई जा रही हैं, वो अगर मुहैया कराई जा रही है तो फिर खाली मिड डे मील नहीं है, ये होल डे पूरा प्रोग्राम है। ये एक ट्रेनिंग पैकेज है, पैकेज्ड प्रोग्राम है ये, मतलब जो रियलिस्टिक है, खाली इसको फॉलो करना है। और ये क्योंकि हो चुका है तो पक्का लोग मानेंगे क्या, हम तो पहले दिखाएंगे ना। एक बार जब एक दो स्कूल में एक साथ, वो वाला डंडा नहीं है मेरे पास, ठीक है, जो एक दिन में पूरा का पूरा छू मंतर और सब ठीक कर देगा। लेकिन मेरे को उतनी तो क्षमता है, काबिलियत है, समझदारी है कि जहाँ पे चीज़ें हो रखी हैं, जो मेरे को समझ में आता है ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को अलग अलग ताकतों को इकट्ठा करके कैसे एक प्लान बनाया जाए, वो करते हुए हम ये चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, और ये तो ज़रूरत है आज। ठीक है। कर्नल साहब, गुस्सा आता है? अगर बुराई को देख करके इंसान चुप रह गया
तो वो कमज़ोर है, और वो कमज़ोर तब होता है जब उसको ना गुस्सा नहीं आता। अगर बुराई को देख करके गुस्सा आना है, आपके रोंगटे खड़े होने हैं, तो आप वाकई में अंदर से इंसान हो। अब वो गुस्से का मतलब ये नहीं होता कि आप सीधा ही लात घूंसे और गाली गलौज, आप उसको ठीक करने का एक अच्छा तरीका बनाओ, वो चीज़ें रहनी चाहिए। आपको आता है गुस्सा? बिल्कुल आता है। अगर आप कोई तो हंस गलत रहे हैं, बात, लेकिन मेरा कोई जवाब भी गलत आपको ठीक से नहीं दे रहा हूँ और आप हंस रहे हैं। कर्नल साहब की बातों में बड़ा ही आनंद आ रहा है। कर्नल साहब, एक चीज़ और बताइए आप कि बहुत से मामलात ऐसे हैं कि आपका जो बैकग्राउंड है वो आर्मी से है, सिविलियन को कंट्रोल करने में कुछ दिक्कतें आती हैं क्या? जबकि आपने मुझे बोला कि मैं हर साल या में सब लोग इकट्ठे होते थे, तो और वो एक स्टेज जो है ना अलग थी, वो एडोलिसेंट या एडल्ट एज थी। उसके बाद में फिर कुछ बदलाव भी आते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं फैक्टर करती हैं क्या कि सिविलियन को कंट्रोल करना एक सैनिक पृष्ठभूमि के लोग नेता के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है? 2001 में हमारे छोटे भाई की शादी हुई। जी। ये सामने ग्राउंड है, यहीं पे हुई थी। तो हमारे पिताजी 7 भाई हैं। हमारे पिताजी ने क्या करा, पंडित जी को बुलाया, सातों भाइयों को बुलाया, बोला सोनू की शादी है, पंडित जी ने ये तारीख निकाली है, ये मुहूर्त है, ये लड़की सगाई सुगाई क्योंकि हो चुकी थी, और ऐसे ऐसे करके तुमने देखना है। मैं उसके बाद में जिस दिन शादी थी, मैं उसी दिन आया हूँ। मतलब सही जगह पे प्रॉपर लेआउट की तरह टेंट लगे हुए हैं। केटरिंग का जो सिस्टम है एक प्रॉपर मिलिट्री मेथड से डिस्प्लेड है पूरा का पूरा। वहाँ पे रिसेप्शन में वेलकम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ गेट पे होता है, संतरी सलूट मारता है, जय बद्री विशाल, और अंदर तक बताता है कि कौन है और अंदर ले जाता है। रिसेप्शन पे अपने आप ही लोग खड़े हुए हैं। उसके बाद या जो लोग आ रहे हैं तो वो अपने आप ही न्योता देने वाला जो एक सिस्टम होता है, वो न्योता इकट्ठा हो रहा है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं चल रही थी। एक आदमी ने 7 लोगों को 6 लोगों को इकट्ठा करा और बताया, और सबने अपने आप अपने अपने टाइम पे सोच करके, किसी ने बैंड बुक करा दिया, किसी ने कुछ करा दिया। इससे बढ़िया डिसिप्लिन तो सिविल सोसाइटी क्या, मैं तो सीखता हूँ बल्कि इस सोसाइटी से। चलिए, कर्नल साहब ने वाकई अब किला जीत लिया है, क्योंकि मैं खुद आपका इस्तकबाल करता हूँ इस चीज़ के लिए। दिल से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे वक्त भी दिया। लेकिन बातों का सिलसिला अभी कम नहीं है, एक दो सवाल मेरे और भी हैं। तो आगे जो दोनों राजनीतिक पार्टियां हैं, और उधर आप पार्टी का भी एक नई तरीके से जो है ना इस प्रदेश के अंदर दस्तक है। और जहाँ तक देखा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार को हर कदम पर डेमोरलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वो भले ही महामारी का जो दौर चल रहा है उसमें ऑक्सीजन को लेके हो या कुछ भी हो। तो यहाँ अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, हालांकि उत्तराखंड के अंदर भी कम महामारी नहीं है, हालांकि बहुत बहुत से आंकड़े नहीं दिखाए जा रहे हैं। और अगर ज़रूरत और ज़्यादा होती है तो आप अपनी तरफ से क्या कुछ प्रयास करेंगे? जैसे आपने कहा कि एक आदमी परिवार के अंदर अगर होता है तो सारी चीज़ें मैनेज कर ली जाती हैं। आप इस वक्त प्रदेश के अंदर अकेले एक आदमी ऐसे हैं, आम आदमी पार्टी का जो अहम चेहरा है, तो किस तरीके से इन सब चीज़ों को मैनेज करेंगे? क्या वो बागडोर आपके हाथ में सब कुछ आ चुकी है या अभी आनी बाकी है? ये जो है ना, एक जैसे ट्रेनिंग होती है, दुश्मन पाकिस्तान, दुश्मन चीन, दुश्मन आतंकवादी, इन पे इतना ज़्यादा यकीन, अपनी काबिलियत में इतना यकीन होना चाहिए कि ये हमारे देश को बर्बाद ना कर सकें। तो क्या करा जाता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो पाठशाला जहाँ से ऑफिसर्स निकलते हैं, वहाँ पे किसी को भेजा जाता है इन्फेंट्री, पैदल सेना में। जैसे मैं इन्फेंट्री गढ़वाल से राइफल में गया। किसी को भेजा जाता है आर्टिलरी, तोपची, कि वो उतने दूर तक गोले फेंकेगा। किसी को भेजा जाता है आर्मर्ड को, टैंक, सामने टैंक बर्बाद धुम, वो कार्रवाई कर रहा है। सब अलग 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 चीज़ें ना टास्किंग दी जा रही है। ये सारी टास्किंग एक साथ जब हो जाती हैं, उसे बोलते हैं एक कॉम्बैट कैपेबल यूनिट, जो कि युद्ध कर सकती है, अटैक पे भी, और अगर डिफेंस करना है तो डिफेंस पे भी। एक कॉम्बैट कैपेबल यूनिट बनानी है, उसको लेकर के चलना है, और 2022 में इलेक्शन लड़ना है 70 सीटों में। यहाँ की जनता आपको एक सीएम का एक चेहरे के रूप में भी देखना चाह रही है। पॉलिटिक्स जो है ना,
किस चीज़ के लिए हमें करनी चाहिए, जिसके लिए आए हैं। उत्तराखंड का नवनिर्माण, उत्तराखंड की तरक्की। आज उत्तराखंड की तरक्की के लिए पहले तो हमें वही फ़ौज तैयार करनी है। उसके बाद में 70 जगहों पे उस फ़ौज से अपनी जो फ्यूचर बनाने के जो तरीके हैं वो एक्सप्लेन करने हैं, और उसके बाद में कंटेस्ट करना है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे वो प्रोजेक्ट को कामयाब भी करना है, जो कि हमने बोलने की कोशिश करते जाएंगे और आगे भी बताते ठीक जाएंगे। है, एक दो सवाल मेरे थोड़े से जो है ना फास्ट हैं। आप राजनीति करेंगे या राज की नीति करेंगे? क्या थोड़ा समझा दीजिए मेरे को, तो मैं जवाब देता हूँ आपको। आप राजनीति करने आए हैं या राज की नीति करने आए हैं? नहीं, राज की नीति और राजनीति क्या होती है मेरे को ये नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ी है। ठीक है। जैसे दो हैं, राजाओं को आज के ज़माने में, अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को, पॉलिटिशियंस को कैसे चलना चाहिए, उसे बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। एक आम आदमी के लिए उसने लिखी है कि अपने परिवार में, अपनी ज़िंदगी में कैसे चलना चाहिए, उसे बोलते हैं चाणक्य नीति। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, यहाँ पे जब हम ट्रेनिंग करते हैं ना, तो हमको ना कैंपेन पढ़ाए जाते हैं। बर्मा कैंपेन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, 1971, इंडो चाइना वॉर, उसके ऊपर फिर हम अपने 4 पेज के नोट लिखते हैं। पाकिस्तान की जो एकेडमी है, PIA, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, PMA, और भी पता है कौन सी किताब पढ़ाई जाती है, कंपलसरी है, और हर एक ने उस पर लिखना है, उसे बोलते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र। मैंने कौटिल्य अर्थशास्त्र पढ़ी है। मैंने इस तरीके को चीज़ को बनाना है, उसको जिसको कि बोलते हैं पहले प्लान करो, ग्राउंड पे कोशिश करो, जहाँ एरर हो रही है उसको उसी टाइम ठीक करने की कोशिश करो, आखिरी में सक्सेसफुल मॉडल। अब उसे मेरे को नहीं पता राजनीति बोलते हैं कि राज की नीति बोलते हैं। ठीक है। आदर्श किसको मानते हैं? जैसे मतलब अपना आदर्श किसको मानते हैं? आइडियल किसको मानते हैं आप? बहुत आइडियल हैं बहुत चीज़ों पे। धर्म के नाम पे कुछ आइडियल हैं, सेना के नाम पे कुछ आइडियल हैं, परिवार के नाम पे कुछ आइडियल हैं, कुछ समाज के लोग हैं जिन्होंने अपने को प्रूव करा है, वो कुछ आइडियल है। एक सिंगल आइडियल क्या, बहुत सारे। हमारा तो देश ही इतना बड़ा है, कितने सारे आइडियल हैं, कईयों को आइडियल मानना चाहिए। ठीक है। वतन परस्ती से कितना प्यार है? अब आपसे मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको बताता हूँ। 52 साल की उम्र है। कभी ना कभी हमने भी टाटा बाय बाय होना है, जाना है, पता नहीं ऊपर जाएंगे कि नीचे जाएंगे। लेकिन जिस दिन हमारे को जलाया जाएगा, चिता बनाई जाती है ना, आग लगाई जाएगी, कुछ देर के बाद हमारी बॉडी जब जलेगी तो 2 लोहे के टुकड़े गिरेंगे और टन टन की आवाज़ आएगी। वो 2 गोलियां हमारे शरीर में है। हमारा दाहिना पाँव जो है, अभी भी है वो 2 गोलियां। हमारा दाहिना पाँव फौज में जब हमारे को कहीं किसी ऑपरेशन में लगा, छोटा हो गया है 2 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, उसकी वजह से हमारी पीठ टेढ़ी हो गई है, हमारा स्लिप डिस्क का ऑपरेशन हो चुका है। हमको अगर हमारे जूनियर्स ने अच्छा काम करा और हमारा नाम आगे करके हमको ना सारे अवार्ड दिला दिए जो ज़्यादातर जिंदे लोगों को नहीं मिलते। अब मेरे को नहीं पता वतन परस्ती क्या होती है, मेरे को ये पता है लता मंगेशकर का वो गीत ए मेरे वतन के लोगों, जब 1962 के युद्ध के बाद उसने गाया था, उसको अगर सुन के किसी के रोंगटे खड़े होते हैं, उसके अंदर वतन परस्ती है। मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उस गाने को सुन करके, आपके भी होते होंगे, मेरे को पता है। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इज्जत की मौत चाहिए या जिल्लत की ज़िंदगी? शहादत की मौत को कितना आप अच्छा समझते हैं? इतनी काबिलियत बनाओ कि जो आपको मारने आ रहा है ना, आपको अपने देश के लिए शहीद बना रहा है, आप उसे मारो और उसको उसके देश के लिए शहीद बनने दो। तो इसमें इज्जत की ज़िंदगी और इज्जत की मौत, ये मेरे को समझ में नहीं आया। हर कोई चाहता है कि आँख से आँख मिला करके मैं चल सकूं, जब मैं चलूं तो कोई मेरे पीछे ये ना बोले ये फलाना नेगेटिव है। वो वाली चीज़ें तो हम अपने बच्चों से चाहते हैं, कर्नल हम अपने में भी चाहेंगे। कर्नल साहब, आंखें जो है सब कुछ बयान कर देती हैं, तो क्या जितनी भी आपकी टीम के साथ आपके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि सब आंख से आंख मिलाकर आपके साथ काम कर पाएंगे? जब मैं उत्तरकाशी में आया था ना 2013 में, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में, तो क्योंकि लोकल था, कर्नल साहब भी था, तो एक किसी ने मेरे को बोला कि सर मेरे लड़के को भर्ती कराओ आर्मी में। मैंने कहा यार मेरे पास तो वो जुगाड़ का तरीका नहीं है, तू कोई ढूंढ ले, पैसे पूछे चाहिए मैं दे दूंगा। कहता है आपको मैं आँख से आँख मिला के बोला उसने मेरे को, इसी चीज़ पे बोल रहा हूँ। उसने मेरे को सीधा घूर के बोला कि सर क्या बात कर रहे हो, आपसे उम्मीद करता हूँ आप मेरे लड़के को ट्रेन करो, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ भर्ती का ऐसे हो जाएगा। मैंने उनके लड़के को रखा। जब मैंने 20-25 दिन ट्रेनिंग दी तो उसकी ना दौड़ने की टाइमिंग कम हो गए, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई। तो हमने ऐसे 31 लड़के और छांटे, वो सब मेरे को घूरते थे आँख में आँख मिला करके। उनमें से 28 लड़के भर्ती हुए इंडियन आर्मी में। जब वो आँख में आँख मिला करके मेरे को देख रहे हैं और मैं उनको आँख में आँख मिला करके देख रहा हूँ, तो मेरे साथ तो पता है आज वो 10,000 लड़के हैं, उनकी माएँ हैं,
वो यूथ है, एक्स सर्विसमैन है, पैरामिलिट्री फोर्स है, जो मेरे से आंखें आंख देख रही है और मेरे को देख के ये बोल रही है कि हम आपको घूर नहीं रहे हैं, हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि जो आपने प्लान करा है उस प्लान में ना 100% आपके साथ हैं। एक अपील आप जनता को भी दे दीजिएगा, सामने जनता देख रही है आपको। तहलका के थ्रू अगर मौका मिल रहा है तो मैं तो ना पक्का इस जरिए से बोलना चाहूँगा, आज मेरे को लगता है कि मेरे अंदर काबिलियत है। मेरे को लगता है केदारनाथ में काम करके भगवान शिव ने मेरे को कोई बहुत बड़ा जादू का डंडा नहीं दिया है, लेकिन वो तरीका बता दिया है कि यूथ किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में काम कर सकते हैं, महिलाएं कैसे उनको सपोर्ट कर सकती हैं, फौजी रिटायर्ड, पैरामिलिट्री फोर्स रिटायर्ड, वो कैसे इन यूथ को ऑर्गेनाइज करके कामयाब मॉडल बना सकते हैं। वो सब अगर मेरे को आज सीखने का मौका मिला है केदार घाटी में, और मैं ये सब चीज़ों को ना आगे अमल करना चाहता हूँ, मेरे को पाप लगेगा अगर मैं नहीं कर पाऊँगा। मेरे को आप सबसे मदद की ज़रूरत है। उत्तराखंड के नवनिर्माण में यकीन करके अपने इस अजय कोटियाल पे उसको ना सपोर्ट करना। 2 साल के बाद में अपने आप हम सबको मज़ा आना शुरू होगा कि हम इस कामयाबी के चढ़ती हुई सीढ़ी पे कहीं ना कहीं योगदान देने वाले थे। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल अजय कोठियाल जी। लेकिन मैं अभी जो जिस चीज़ से खिताब किया कर्नल अजय कोठियाल, इन्होंने मुझे इजाज़त भी इस चीज़ की दी है कि आप मुझे अजय भी कह सकते हैं और दूसरा भी नाम आपने मुझे कहा था कि वो भी कह सकते हैं। मुझे इस चीज़ का वाकई खुशी है और मुझे फ़ख्र है। लेकिन एक बात तो तय है जनाब कि इन आँखों के अंदर वाकई वो कशिश और वो जज्बा है कि अगर आप इनकी आँखों की कशिश को नज़दीक से पढ़ने की अगर कोशिश करेंगे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ पिछला जो बीता हुआ वक्त उत्तराखंड ने गंवाया है, शायद बीता हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कुछ भरपाई उसकी ज़रूर होती है, क्योंकि बीते हुए कल को सामने रख के अगर आगे की आदमी सोचता है, मुस्तकबिल की सोचता है, तो कामयाबी वाकई उसके कदम चूमती है। ऐसा ही कुछ मुझे खुद देखने को मिला कर्नल अजय कोठियाल की बातों में और इनके इंटरव्यू में। आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।